Today I am going to discuss future continuous tense under English grammar of class DLED 4th semester। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्णन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस किया था, तो आज हम उसी के संदर्भ में उसी के अंतर्गत मतलब जो टेंस के 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 टेंस होते हैं, उसी के अंतर्गत आज दूसरे टेंस पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी टेंस पर डिस्कस करने से पहले उसकी टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसकी टेंस की जो पहचान होती है, उसकी जो सहायक क्रिया होती हैं, उसके रूल्स पर हम चर्चा करते हैं, ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने में, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई कठिनाई न हो। इसलिए मैं प्रत्येक हर टेंस में, चूँकि टेंस की चर्चा हो रही है, टेंस जो सिलेबस में आपके है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा को हम बहुत विस्तृत रूप दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तमाम प्रकार के वाक्य जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं अंत में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के 3 टेंस होते हैं, उस 3 टेंस के 4, तो इस प्रकार से टेंस कितने हो जाते हैं 12। तो 12 जो टेंसेज हैं वो प्रत्येक टेंस के 4 टेंस जो होते हैं उसी के अंतर्गत ये हैं। तो इसमें भी दूसरा टेंस मतलब कि फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस है। जिस प्रकार से पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जैसे टेंस जो होता है वो एक ग्रैंडफादर के रूप में है और उसके 3 पुत्र होते हैं, उन 3 पुत्रों के 4 पुत्र होते हैं। तो जैसा कि इंडेफिनिट सबका, तीनों का इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कंटिन्यूअस चारों का कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। परफेक्ट चारों मतलब कि तीनों का परफेक्ट होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो उसी के अंतर्गत परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वो भी तीनों में होता है, तीनों के अंदर वो होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि टेंस कितने हो गए 12। तो आज हम 12 टेंस के अंतर्गत आने वाले उस 10वें मतलब कि वैसे नंबर पर तो ये 10वां टेंस है, लेकिन फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो उसमें ये दूसरा टेंस है। तो आइए हम पहले उसकी पहचान को देखते हैं। जैसा कि प्रत्येक टेंस की भांत रहा, रही, रहे, लेकिन यदि वो फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यदि पास्ट टेंस होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो रहा हूँ, रहे हैं, रहा इत्यादि शब्द आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इस टेंस में, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन एक बात इसमें बताई जाती है कि कार्य हमेशा जो होता है वो अपूर्ण रहता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि वह 2 घंटे से वह स्कूल जा रहा होगा, 2 घंटे की बात नहीं आएगी, वह स्कूल जा रहा होगा। It cannot be say that, it cannot be told that this work which has been completed by the speaker of that sentence is not completed। मतलब इस वाक्य में यह जो कथन, जो कर्ता द्वारा ये कथन प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें कथन मतलब जो क्रिया आई है उस कथनानुसार, उसमें उस कर्ता के अनुसार वो पूरी नहीं है। वह स्कूल जा रहा होगा, दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड, यह वाक्य जो है वो पूरा नहीं है। सो इट इज़ कंटिन्यूसली डन, मतलब ये लगातार हो रहा है।
तो जैसा कि यहाँ पर पहचान के अंतर्गत ये बातें बताई गई आपको कि दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब ये वर्क पूरा नहीं होता है, मतलब पूरा नहीं रहता है। अब उसी के अंतर्गत हम सहायक क्रिया पर चर्चा करेंगे। उसमें दो सहायक क्रिया होती हैं, एक होती है विल बी और दूसरी होती है शैल बी। तो इस प्रकार से इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं भी होती हैं, विल बी और शैल बी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये चर्चा किया था कि चूँकि जो पुराने पद्धति थी उसके अंतर्गत आई और बी के साथ प्रायः शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के इस मॉडर्न यूज़ में शैल बी को जो है इग्नोर कर दिया गया है। मतलब शैल बी को थोड़ा सा ब्रॉडली मतलब विल बी के साथ ही आई के साथ विल बी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो शैल बी है ये आई और वी के साथ होगा। आई और वी के साथ लिख सकते हैं आप, गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपको टेंशन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सभी के साथ क्या लिखेंगे, विल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो सहायक क्रियाएं आती हैं। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट नेम इज विल बी, सेकंड नेम इज शैल बी। सो शैल बी इज यूज्ड विथ आई एंड यू प्रोनाउन एंड विल बी इज यूज्ड विथ वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स और अदर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस। सो after discussing the identification and the helping verb of that tense, we are reaching the rules of that tense. Rules is first positive sentence, second in negative sentence, and third is interrogative sentence. So in the positive sentence, all of first it is written the subject. सर्वप्रथम कर्ता, all of first you will write सर्वप्रथम कर्ता। आफ्टर दिस सहायक क्रिया मीन्स प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। This is the rules of the positive sentence. It is said that there are three sentences under any tenses, मतलब प्रत्येक काल में, प्रत्येक टेंस में तीन सेंटेंस भी होते हैं। वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम अब चर्चा करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों पर। तो पॉजिटिव सेंटेंस का वह वाक्य जिसमें कार्य को हमेशा जो है स्वीकार किया जाता है, कार्य हमेशा स्वीकारात्मक कथन को प्रस्तुत करता है। तो आप देख रहे हैं वाक्य को, वह स्कूल जा रहा होगा। अब इस कथन में आप देखते हैं कि कर्ता क्या है, ही। इसके बाद इसमें नियम है कि ही के साथ शैल बी, विल बी का आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि किसके साथ विल बी आएगा, किसके साथ शैल बी आएगा। तब इसके बाद आप सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे। इसके बाद आईएनजी होगा, इसके बाद कर्म होगा, आईएनजी प्लस कर्म। इतना है इसके अंदर का नियम। मतलब कि विल बी, शैल बी के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा प्लस कर्म आएगा। तो इस प्रकार से इस टेंस का जो अनुवाद होगा, इसका जो अनुवाद होगा वो हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ये वाक्य बन गया। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं प्रत्येक टेंसेज में ये चर्चा करता हूँ कि कर्ता क्रिया कर्म को पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको जानना पड़ेगा। इसकी पहचान को आपको समझना पड़ेगा। ये पहचान अगर आप नहीं समझ पाते हैं, उसके रूल्स को नहीं समझ पाते हैं, कर्ता क्रिया कर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो अनुवाद बनाना जो है बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं, बताते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, क्रिया माने
जो उस बात को पूरा करे, कर्म माने जो उस बात को सपोर्ट करे, पॉजिटिव सेंटेंस माने जिसमें कथन को स्वीकार किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस माने जिसमें कथन को नकार किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने जिसमें प्रश्न का भाव निकलता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में या प्रत्येक टेंस में कैसे रूल्स होते हैं, कैसी सहायक क्रिया होती हैं और कैसे वाक्यों को हल किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। हम दूसरे वाक्य पर चर्चा करते हैं। दूसरा वाक्य है, मैं एक निबंध लिख रहा हूँगा। देखिए अब यहाँ पर आई के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि शैल बी विल को जो है ब्रॉडली यूज किया जाता था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आई शैल बी राइटिंग। आप समझ रहे हैं कि राइटिंग क्यों हो रहा है। आई शैल बी राइटिंग एन एसे। मैंने ये बताया कि इसके साथ शैल भी जो आपने लिखा है, आप देख रहे हैं, वो विल भी लिखा रहेगा तो कोई गलती नहीं माना जाएगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न अंग्रेजी के जो व्याकरण हैं उसमें आई के साथ और बी के साथ भी विल भी का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य हम आपको दिखा रहे हैं, खिलाड़ी मीन्स प्लेयर, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। अब यहाँ खिलाड़ी का मतलब हो जाएगा द प्लेयर्स। देखिए मैंने ये बताया है कि चाहे एक वचन करता रहेगा चाहे बहुवचन करता रहेगा, ऐसा मैंने नहीं बताया कि बहुवचन कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, एक वचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होगा। मैंने ये बताया है, आई हैव टोल्ड यू दैट ओनली शैल बी इज यूज्ड विद द पर्सनल प्रोनाउंस आई एंड वी। देयर इज नो एनी वेरियस डिफरेंस, इट इज प्लूरल नंबर और इट इज सिंगुलर नंबर, देयर इज नो इट कंडीशन। माने इस प्रकार की कोई वहाँ पर शर्तें नहीं हैं कि एक वचन के साथ ऐसा, बहुवचन के साथ ऐसा। इट इज आइडेंटिफाइड दैट, ये जो है पहचान किया गया है कि शैल के साथ, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, और प्रायः सभी क्रियाओं के साथ, चाहे प्रायः सभी कर्ता के साथ, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। तो आई मीन टू से दैट ऑल ऑफ फर्स्ट यू विल राइट द सब्जेक्ट विच इज सब्जेक्ट, द प्लेयर्स इज आल्सो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो आफ्टर दिस यू विल बी राइट सहायक क्रिया विल बी, देन you will write the first form of the verb play is first form, so you will write here playing. Why? It is adding ing in the first form of the verb playing in the field, मैदान में। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक वचन कर्ता या बहुवचन कर्ता किसके साथ विल बी का प्रयोग किया जा रहा है, किसके साथ शैल बी का प्रयोग किया जा रहा है। एक और वाक्य हम दिखाते हैं आपको। अध्यापक कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे होंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, लिखा तो अध्यापक है लेकिन सेंस जो निकल रहा है वो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। इट मीन्स देयर आर मेनी टीचर्स हु वेयर टीचिंग इन द क्लासेस, मतलब कि बहुत से अध्यापक हैं जो कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा द टीचर्स, इट इज़ द सेंस ऑफ प्लूरल नंबर, द टीचर्स विल बी teaching in the classes
इट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस। अध्यापक कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग इन द क्लासेस, द टीचर्स विल बी टीचिंग ग्रामर। यहाँ ग्रामर आप पहले लिख सकते हैं, ग्रामर इन द क्लासेस, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पॉजिटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं, उसके सेंटेंस कैसे हो सकते हैं। अब इसी के संदर्भ में हम आपको ले चलेंगे। दूसरा जो उसका सेंटेंस होता है, दूसरा जो उसका मतलब कि सेंटेंस है, मतलब दूसरा जो सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंस। इसके पश्चात अब हम निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, उसके रूल्स को बताएंगे, उसकी पहचान को बताएंगे, और इसके बाद जो है उसके जो सेंटेंस होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य को स्वीकार न करके बल्कि क्या किया जाता है, इनकार किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के क्या नियम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। आप भी इसको जो है नोट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये मतलब कि जो रूल्स होते हैं, निगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, नकारात्मक वाक्य की जो पहचान होती है, जैसा कि आप इसको कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य, तो इसकी जो पहचान होती है उसको आप सुनिए, उसको समझिए। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कथन को नकार किया जाता है, जहाँ पर किसी कथन को नकार किया जाता है वहाँ पर उस सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं उसको हम लिखते हैं, उसको आप भी लिखिए, उसको आप अपने नोट्स में वो आप उसको अपने जो नोट्स बुक आप बनाते हैं उसमें आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पर किसी प्रकार के निगेटिव सेंटेंस में अगर संशय होते हैं तो आपको नियम के अनुसार, नियमानुसार नियम को पढ़कर उसके सहारे जो है आप किसी भी सेंटेंस को हल कर सकते हैं। इसलिए जो है नियम को लिखना अति आवश्यक है। मैं प्रत्येक टेंस में ग्रामर के जो भी टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस हैं, मैं प्रत्येक टेंस को क्लासीफाई करके उसको छोटा छोटा करके वर्गीकरण करके, जैसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उस पर हम लेक्चर देते हैं, तीनों सेंटेंस को जो है बता देते हैं, इसके बाद हम अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको सरलतम तरीके से एक एक सेंटेंस को जो है क्लासीफाई करके उसको छोटा छोटा करके मैं उसको नियम के साथ वाक्यों को हल कर रहा हूँ। इसमें होता है सर्वप्रथम कर्ता प्लस शैल या विल। अब यहाँ पर एक ही सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, शैल या विल प्लस नॉट देन बी। अब इसके बाद बी आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म। इतना वाक्य होता है, वाक्य का इतना, नकारात्मक वाक्य के इतने नियम होते हैं। अब इतने वाक्य मतलब नकारात्मक वाक्य का जो नियम है, अब उसके सहारे आप सेंटेंस को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम आपको अब नकारात्मक वाक्यों पर चर्चा करेंगे, नकारात्मक वाक्यों को हल कर रहे हैं, उसको आप देखते रहिए। तो आप देखिए नकारात्मक वाक्य कैसे हल होते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। रूल्स जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। पहला वाक्य है, वह कक्षा में शोर नहीं कर रही होगी। ये वाक्य हो गया, बहुत सरल वाक्य है। अब इसमें नकारात्मक है, नकारात्मक से आप किसी प्रकार से मत घबराइए। यहाँ हो जाएगा सी विल नॉट बी मेक ए नाइज होता है तो इसका हो जाएगा मेकिंग ए नाइज इन द क्लास। अब यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से नॉट का प्रयोग किया गया और उसके बाद बी आया, मतलब यहाँ पर शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य आप देखेंगे, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे।
देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो कौन है, पिताजी। ये फादर क्या है, ये सब्जेक्ट है। और इसमें आप देखते थे सब्जेक्ट कौन है, सी है। देयर इज नो डिफरेंस, द यूज ऑफ सी, द यूज ऑफ फादर, द यूज ऑफ मदर, all subjects which have come into the sentences, either they are in singular number, they are in plural number, but you use only will be or shall be according to I or we, he, she, it, you, they. So here you will write firstly the father will not be reading, you will not be reading, the father will not be reading newspaper हो गया, अनुवाद बन गया, द फादर विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें जो सब्जेक्ट है वो फादर है। अब यहाँ पर फादर चूँकि सिंगुलर नंबर है, इस कारण और ये भी नियम है कि चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। वे झूठ नहीं बोल रहे होंगे, वे झूठ नहीं बोल रहे होंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कर्ता कौन है, कर्ता है दे। दे है ऑलरेडी, दे इज आल्सो प्लूरल नंबर, सो हियर यू विल यूज दे विथ विल बी, यू विल नॉट प्रयोग, यू विल नॉट यूज सेल विथ दे, सो दे विल not be telling a lie, वे झूठ नहीं बोल रहे होंगे, दे विल नॉट बी टेलिंग ए लाई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे जो है विल और सेल के साथ नॉट और किसके साथ विल, किसके साथ सेल, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल में जितने भी आप सेंटेंसेज को देखेंगे, सारे सेंटेंस जो है अपूर्ण कार्यों को, मतलब कि अपूर्ण कार्यों के साथ हैं, मतलब उसमें कार्य जो है वो किसी प्रकार से पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से इसका जो मूवमेंट है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब लगातार होती है, उसमें वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता है। जब वाक्य उसमें पूर्ण नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम है अपूर्ण भविष्य काल। इसमें लगातार कार्य होते हैं, इसलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, मतलब कि जो प्रोग्रेस करता है, जो डेवलप करता रहता है, उसको प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में देखा जाता है इस टेंस में। तो इस प्रकार से आप नकारात्मक वाक्य में एक कभी नहीं, जिसकी अंग्रेजी होती है नेवर। अब नेवर के साथ कैसे नॉट का प्रयोग किया जाता है कि नहीं प्रयोग किया जाता है, एक नेवर शब्द आता है, नेवर में होता है कभी नहीं। अब इसको वाक्य में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर होगा वह कभी नहीं पढ़ रही होगी, वह कभी नहीं पढ़ रही होगी। इस टेंस को कैसे, इस सेंटेंस को कैसे आप हल करेंगे, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं होगी। सी विल नेवर बी रीडिंग, सी विल नेवर बी रीडिंग।
ये वाक्य नेवर का वाक्य इस प्रकार से हल किया जाएगा, मतलब इसके साथ नॉट नहीं आएगा। जबकि नेवर के बारे में मैंने बताया है कि द यूज ऑफ नेवर इज आल्सो सेपरेटली, मतलब आल्सो सेपरेट, मतलब ये अलग है, लेकिन इस टेंस में ये अलग से इसका कोई नियम नहीं है। नॉट के स्थान पर कभी नहीं का जो प्रयोग हुआ है, नहीं के स्थान जो कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, उसके साथ आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो सकारात्मक वाक्य है वो किस प्रकार से जो है काम करता है वाक्य में, और इसके बाद नकारात्मक वाक्य जो है वो किस प्रकार से वाक्य में काम कर रहा है। तो सकारात्मक और नकारात्मक के अंतर को आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत देखा। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले सभी वाक्यों को आसानी से हल कर सकते हैं। कितना भी बड़ा कितना भी लंबा वाक्य हो, आप कर्ता क्रिया कर्म को पहचानते होंगे, तो कर्ता क्रिया कर्म को पहचानने के पश्चात आप वाक्य को आराम से हल कर सकते हैं। जैसे उसका दोस्त, देखिए थोड़ा सा बड़ा वाक्य देखिए, उसका दोस्त या मित्र जो भी लिख सकते हैं आप, दोनों लिखा जा सकता है, मित्र होता है। उसका मित्र या उसका दोस्त कल ताजमहल देखने, देखिए बड़ा हो रहा है वाक्य, ताजमहल देखने आगरा जा रहा होगा। चाहे आगरा नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, कुछ घबराने की बात नहीं होगी। आप इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, आप ये देखेंगे कर्ता क्रिया कर्म कौन है। उसका दोस्त कल ताजमहल देखने आगरा नहीं जा रहा होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका दोस्त आगरा नहीं जा रहा होगा। इसके बाद इसमें इन्फिनिटिव क्रिया आई है, देखने, ना ने नी जिसमें आता है, आपको मैंने बताया है, पूर्व में बताया है कि ना ने नी जहाँ पर आता है वहाँ पर इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या होगा, हिज फ्रेंड विल नॉट बी गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल। ये बन गया। इसलिए आप वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना लंबा हो, उसमें कर्म ही कई आते हैं। मतलब कर्ता क्रिया कर्म तो एक होंगे, लेकिन कर्म जो है अनेक आ सकते हैं। तो कर्मों का नियम है कि सर्वप्रथम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जोड़ेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, मतलब कि नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव आते हैं प्रायः। तो इसलिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें कभी कभी प्रोनाउन भी आ जाता है। तो आप जो है प्रोनाउन के साथ, मतलब कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर्म है, उसको पहले लिखेंगे और प्रत्यक्ष कर्म को बाद में लिखते हैं। तो अब हम इसी के साथ जो है मतलब कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हमने आज जो है आपके समक्ष जो है पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने के पश्चात अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इस टेंस के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक मुख्य प्रश्नवाचक होता है, एक सहायक प्रश्नवाचक होता है। तो हमने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक अलग ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसमें कुछ पेचीदे रूल्स होते हैं जो क्या कहते हैं मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो हम अब इसको समाप्त करने के पश्चात अब ले चलते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, इसी के टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।